So hello everybody, welcome to the video. So this video it is in the continuation with the other videos. हमने जो है वो सिलेबस हम जो है वो डिकोडिफाई कर रहे थे, उसको जो है हम डिसाइफर कर रहे थे। और आपके पास जो आखिरी टॉपिक है, हमने जो है वो पेपर फर्स्ट किया था, फिर हमने जो है वो पेपर सेकंड की तरफ हम जो है वो बढ़े थे। पेपर सेकंड को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। एक था आपके पास आर्कियोलॉजी का सेक्शन, दूसरा था आपके पास जो है वो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर और विलेज स्टडीज़ का सेक्शन, और तीसरा था जो तीसरा अब जो है वो हम सेक्शन करेंगे वो आपके पास होगा ट्राइबल स्टडीज़, या फिर यूँ कह लीजिए ट्राइबल एंड एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके पास तीसरा जो सेक्शन है वो आता है। तो आपके पास जो ट्राइबल एंड एक्शन एंथ्रोपोलॉजी है उसके अंदर जैसे हमने पहले देखा था, जो है वो हमने जब हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी कर रहे थे तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हमने देखा था किस तरह से हम जो है इनको सब पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही जैसे आपके पास जो आपके ट्राइबल एंड एक्शन एंथ्रोपोलॉजी है उसको भी हम जो है वो सब पार्ट्स के अंदर जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो आपके पास पार्ट है, इट इज़ अबाउट, जो आपके पास पहला जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट द ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया, कि आपके पास जो ट्राइब्स हैं आप उसको किस तरह से समझ सकते हो, जो ट्राइब्स हैं उसको किस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, क्लासीफाई किन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर करना है? ऑन देयर बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी। उनका रेशियल क्लासिफिकेशन क्या है, उनका रेशियल क्लासिफिकेशन क्या है। पेपर फर्स्ट के अंदर एक सवाल पूछा गया था, पेपर फर्स्ट के अंदर एक सवाल पूछा गया कि आपके पास रेशियल क्लासिफिकेशन का इंडिया में क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, दैट वाज नथिंग बट इट वाज द बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो देखिए पेपर फर्स्ट के अंदर वो क्या करते हैं, जो सिलेबस की टर्म्स हैं वो यूज़ करते हैं और एक एक्स्ट्रा वर्ड डाल देते हैं कि इंडिया के अंदर बताइए, इस चीज़ को इंडिया के अंदर समझाइए। ठीक है, सो बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब है जो रेशियल क्लासिफिकेशन है इंडिया के अंदर वो आपके पास क्या है, किस तरह से की गई है। तो इसके अंदर 2 रेशियल क्लासिफिकेशंस जो है वो आपके पास इम्पॉर्टेंट है। पहली तो आपके पास जो स्टार्टिंग हुई है, जो रिस्ले ने स्टार्टिंग की है, उसका क्रिटिसिज्म भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो है वो गुहा की जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड रेशियल क्लासिफिकेशन है वो है गुहा की रेशियल क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद इंडियन ट्राइबल सोसाइटी को लैंग्वेज के आधार के ऊपर आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 मेजर फैमिलीज़ हैं, दोनों मेजर फैमिलीज़ और उसकी जो सब ब्रांचेस है उसको जो है वो आपको करना है। ठीक है, देन आपके पास सोशो इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो एलपी विद्यार्थी का जो आपके पास एलपी विद्यार्थी ने जो इसका क्लासिफिकेशन दिया है, प्लीज़ डू दैट, कि आपके पास देर आर हिल ट्राइब्स, देर आर प्लेन ट्राइब्स, देर आर कुछ ट्राइब्स जो है वो आपके पास इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर आ गई हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट इज़ गिवन बाय एलपी विद्यार्थी। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नदरन जोन के अंदर, आपके सेंट्रल जोन के अंदर कैसे कैसे जो है कौन कौन सी ट्राइब्स जो है वो रहती हैं। सो दिस इज़ द ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया। ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया का मतलब क्या है, ताकि आपकी एक इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपकी जान पहचान हो जाए ट्राइब्स के साथ, कि इंडिया के अंदर कितनी जो है वो वेरिएबिलिटी है ट्राइब्स की। ठीक है, वेरिएबिलिटी के आपको एंगल समझाने हैं। रेशियल एंगल समझा दिया, लिंग्विस्टिक एंगल समझा दिया, सोशो इकोनॉमिक एंगल समझा दिया आपने जो है, देन रीजनल एंगल समझा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वो ट्राइबल्स के जो आपकी जनजातियां हैं उनके आपने एंगल समझा दिए, उनको आपने समझा दिया कि किस तरह से जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। फिर आपके पास ट्राइबल की प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, तो आपके पास अगले जो 2-3 टॉपिक्स हैं वो ट्राइबल की प्रॉब्लम्स के बारे में जो है वो समझाते हैं। ठीक है, पहली आपके पास प्रॉब्लम है लैंड एलियनेशन की, कि उनके घर जो है वो उनसे छीने जा रहे हैं। पॉवर्टी का इंसिडेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, कर्जे के अंदर हैं, वो इंडेप्टनेस है, मनी लेंडर से पैसे लिए हुए हैं, मनी लेंडर जो है उनको घर से बाहर निकाल दे रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो उनके अंदर लिटरेसी है, इलिटरेसी जो है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है। देन आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, हेल्थ और न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। सो दीज आर द जनरल प्रॉब्लम्स जो ट्राइबल्स जो है वो आज फेस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो ट्राइबल्स हैं वो आज ही ये प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं ट्राइबल्स के अंदर। ये प्रॉब्लम्स आज़ादी के पहले भी थी,
ये प्रॉब्लम जो है वो आज़ादी के बाद भी थी। जैसे आपके पास एल के मोपात्रा जो है वो कहते हैं कि ट्राइबल के अंदर कोई ज़्यादा जो है वो बदला नहीं है। पहले जो है वो हम ये कह रहे थे कि जो है वो सरकार जो है वो अंग्रेज़ सरकार जो है वो ट्राइबल्स को जो है वो दमन कर रही थी, और उनके अंदर जो है वो उनके विद्रोह में जो है वो ट्राइबल मूवमेंट्स जो है वो बनी। लेकिन अब हम कहते हैं कि जो सरकार है, जो भारतीय सरकार है, जो भारतीय स्टेट है, वो ट्राइबल की प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से उनका दमन हो रहा है। और अगेन ट्राइबल मूवमेंट्स या फिर ट्राइबल पॉलिटिकल मूवमेंट्स या फिर ट्राइबल कॉन्शियसनेस जो है वो आपके पास जो है वो एक शेप ले रही है इंडिया के अंदर। ठीक है, बस कहने का जो है वो आपके पास एक जो वर्डिंग है वो बदल जाती है। ठीक है, बाकी जो है चीज़ें जो है वो ट्राइबल के अंदर वैसे की वैसे जो है वो सेम रह रही हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो है ट्राइबल्स की प्रॉब्लम जो है वो उसकी बात होती है। और देन हम एक इंडियन सोसाइटी के अंदर जो है वो एक डायकॉटमी स्टडी करते हैं। जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो कि आपके पास मानवता के विकास के लिए हमने बनाए, वो किस तरह से जो है वो ट्राइबल्स के अंदर जो है वो दमनकारी साबित हो रहे हैं। सो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और उनके वजह से होने वाला डिस्प्लेसमेंट, और फिर जो है वो भारतीय सरकार जो है किस तरह से ट्राइबल्स को रिहेबिलिएट जो है वो नहीं कर पा रही। हमने एक पॉलिसी भी बनाई थी, द पॉलिसी ऑफ द ट्राइबल रिहेबिलिएशन, जिसके नीचे आपके पास जो ट्राइबल राइट्स वगैरह जो थे वो 2013 वगैरह के अंदर जो है इसके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो आए। ठीक है, सो आपके पास जो पॉलिसीज़ हैं वो हमने जो है वो रिहेबिलिएशन की बनाई, और फिर रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी के साथ साथ आपके पास एक और पॉलिसी डेवलपमेंट जो है वो ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज़ द ट्राइबल फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है, फॉरेस्ट पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी के टाइम से जो है वो चलती आ रही है। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे बनाने के लिए जो है वो पटड़ियों की ज़रूरत थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो इसका जो है वो स्टार्टिंग की कि किस तरह से जो है वो इंडियन फॉरेस्ट को, इंडियन जो रिसोर्सेज को जो है वो किस तरह से इंडियन फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मेंटेन किया जा सकता है। और लॉर्ड डलहौजी के टाइम से जो है वो ट्राइबल्स को जो एक फॉरेस्ट से बाहर निकालने की जो एक प्रक्रिया है, जो एक प्रोसेस है, वो जो है वो चलती आई। फिर उसके बाद किस तरह से ये जो ट्राइबल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो चेंज होती है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वो इम्पॉर्टेंट है। और उससे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है इसके ट्राइबल फॉरेस्ट पॉलिसी का क्रिटिकल एनालिसिस, जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किया है। जैसे आपके पास जो है वॉल्टर फर्नांडिस हैं, उन्होंने जो है वो आपके पास इसका बहुत सुंदर क्रिटिकल एनालिसिस किया है कि किस तरह से जो है वो अक्षर सिर्फ जो है वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर बदले, लेकिन जो दमन आपके पास जो है वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर ट्राइबल्स का हो रहा है वो वैसे का वैसा ही है। ठीक है, तो कहने के लिए हमने ये कह दिया कि ट्राइबल्स की जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहने की बात है, लेकिन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो ट्राइबल को कह देते हैं कि आप जो है वो घर बार अपना लेके जो है वो निकल जाइए, ये तो एक जो है वो रिजर्व एरिया है। ठीक है, और उनको जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोऑपरेशन ली जा रही है, उनको एक बहुत छोटे श्रेणी का एम्प्लॉय बना के जो है वो रख दिया गया है, जिसके अंदर कि आपके पास जो है अगेन इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, इंसिडेंस ऑफ इंडेप्टनेस इज देयर, बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, देन आपके पास इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, एलपी विद्यार्थी ने जो है वो अर्बनाइजेशन के ऊपर, रॉय बर्मन ने अर्बनाइजेशन के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जो है वो काम किया है। इसका अर्बनाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स को पड़ा है, गोंड को पड़ा है, संतल को पड़ा है, ओरन को पड़ा है। ये जो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स हैं इनको जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो एलपी विद्यार्थी, रॉय बर्मन का काम, आपके पास मार्टिन ओरन का काम जो है वो इसके अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने समझाया कि किस तरह से जो अलग अलग ट्राइब्स ने, अलग अलग ट्राइब्स में अर्बनाइजेशन ने जो है वो अलग अलग तरह से जो है वो अपना इम्पैक्ट शो किया है। वुमेन के जो ट्राइबल वीमेन है उनको सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो वो जो है वो इम्पैक्ट जो है इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। देन आपके पास जनरल द प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड द डेप्रीवेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस।
ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास जो है वो केलकर कमेटी से, काका केलकर कमेटी से जो है वो शुरू होती हैं। सो होता क्या है, आपके पास जो है देयर इज़ समथिंग कॉल्ड द डी नोटिफाइड ट्राइब्स। सो स्टार्टिंग क्या होती है कि आपके पास जो है वो पेस्टोरलिज्म जो है वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट होता है। पेस्टोरलिज्म तो समझते हो। और यूरोप के अंदर जो है वो आपके पास जिप्सीज होते हैं। तो अंग्रेज़ जो है वो पहले जिप्सी की प्रॉब्लम जो है वो बर्मिंघम के जो बाकी इलाके हैं उनके अंदर जो है वो फेस कर रहे थे। ठीक है, तो जिप्सीज थे वो जो है लूटपाट किया करते थे इंग्लैंड वगैरह के अंदर। तो आपके पास जो है वो इंडिया के अंदर आए और इंडिया के अंदर भी सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स उनको दिखाई दिए जो हमारी पेस्टोरल ट्राइब्स हैं उनके अंदर। और लूटपाट तो देखो पेस्टोरल ट्राइब्स जो है वो थोड़ा बहुत करती थी क्योंकि गरीबी बहुत थी उनके अंदर, और करें भी बेचारे क्या, आपने कोई उनको रोज़गार दिया नहीं, गरीबी बहुत है, तो ऑब्वियसली कोई राजा का काफिला गुजर रहा होगा तो उसको लूटेंगे ही ना वो। तो ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो आपके पास जो है वो अंग्रेज़ों को यहाँ पे दिखाई दिए। तो उन्होंने कुछ ट्राइबल्स को जो है वो आपके पास क्रिमिनल ट्राइब जो है वो घोषित कर दिया। तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो है वो आपके पास बना। ठीक है, तो आपके पास कुछ ट्राइब्स को जो है वो क्रिमिनल घोषित कर दिया और उन ट्राइब्स को जो है वो उनका कह लीजिए कि एक तरह से जेनोसाइड जो है वो उनका होना शुरू हो गया। पुलिस की ब्रूटैलिटी उन ट्राइब्स के अंदर बढ़ गई। फिर धीरे धीरे जो है जब आज़ादी मिली तो उनको डी नोटिफाई किया गया, उनको बाहर निकाला गया, इस एक्ट को रद्द किया गया। तो आपके पास वो डी नोटिफाइड ट्राइब्स बन गई। लेकिन दमन इतना ज़्यादा हो चुका था उनके अंदर कि वो ट्राइब्स जो है वो देखते ही समझ में आता था कि ये क्या, क्रोनिक पॉवर्टी तो बहुत आगे की बात है, दे वर हाईली डिप्रेस्ड। तो आपके पास जो है काका केलकर कमेटी ने जो है वो आपके पास शेड्यूल कास्ट का जो हमने नोटिफिकेशन किया है वो भी प्रोसेस जो है वो इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा सफल नहीं था, शेड्यूल कास्ट का या फिर शेड्यूल ट्राइब्स का। तो कुछ ट्राइब्स जो थी और कुछ कास्ट जो थी वो अभी भी बहुत ज़्यादा क्रोनिक पॉवर्टी के अंदर थी, अभी भी जो है वो बहुत बैकवर्ड थी। उनको जो है वो आपके पास काका केलकर कमेटी ने जो है वो कुछ डी नोटिफाइड ट्राइब्स को जो है वो बैकवर्ड क्लासेस की श्रेणी के अंदर जो है वो रखा। ठीक है, तो इस तरह से इस आपके पास सेक्शन में जो है वो 3 श्रेणियों के बारे में जो है वो बात जो है वो की जाती है। शेड्यूल्ड कास्ट, जिसको अंबेडकर ने जब आपके पास ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उनको जो है वो कहा, उनको जो है वो रिजर्वेशन का एक रिजर्वेशन कह लीजिए या फिर उनको रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, तो कुछ कास्ट्स जो कि डेप्रीवेशन फेस कर रही थी तो उनको जो है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए शेड्यूल्ड कास्ट की जो है वो एक कैटेगरी जो है वो रख दी गई, जिनको हिस्टोरिकली जो है वो बहुत उत्पीड़न का जो सामना है जिनको जो है वो करना पड़ा। सो उनको जो है शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी के अंदर रखा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी के अंदर जनजातियां आ जाती हैं। ठीक है, और कुछ आपके पास फिर भी इंडियन सरकार जो है वो इंडियन स्टेट जो है वो ये कुछ लोगों को जो है वो नहीं शेड्यूल कर पाई, उनको जो है वो काका केलकर ने जो है वो आपके पास जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो है उस श्रेणी के अंदर जो है वो रखने की जो है वो बात की। ठीक है, तो उनकी एक्सप्लॉयटेशन की प्रॉब्लम कि उनके अंदर क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको जो है वो आपने स्टडी करना है। अगेन दीज प्रॉब्लम्स दे विल बी स्टडीड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट कमीशंस, जो कि भारतीय सरकार के अंदर अलग अलग कमीशंस बने हैं, या फिर आपके पास जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग जो है वो आपके पास किताबों के अंदर जो है वो इनके बारे में लिखा है, इनका जो है उल्लेख किया है। और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या हैं इनके लिए। ठीक है, वो जो है वो हम स्टडी करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के चलते भी आपके पास ये जो है वो क्यों डेवलप नहीं हो पाई, ये फिर भी जो है वो क्यों जो है वो इनका जो है वो दमन जो है वो हो रहा है। ठीक है, देन आपके पास जो है आगे आ जाता है सोशल चेंज एंड द कंटेम्प्रेरी ट्राइबल सोसाइटीज़। ठीक है, कि किस तरह से जो उनकी सोसाइटी है ट्राइबल्स की वो जो है वो आपके पास चेंज हो रही है। पीसा जो है वो क्या मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर आप जनरली जो है वो पीसा जो है वो स्टडी करते हो। ठीक है, पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट।
ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर जो एक्सटेंशन लगाया गया है, ठीक है, पीसा। तो पीसा को जो है वो आप स्टडी करते हो कि पीसा की वजह से जो ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और जो ट्राइबल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से जो है वो चेंज हो रही हैं। डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आपके पास 5 जो पंचवर्षीय योजनाएं थीं, पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर खास करके जो आपके पास 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 5th 5 ईयर प्लान था, उसके बाद जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो और स्ट्रेंथन कर दिया गया। उसकी वजह से जो है वो ट्राइबल्स के अंदर क्या सोशल चेंज आया है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो बाकी वेलफेयर मेजर्स जो सरकार ले रही है, आज की तारीख में ले रही है, उनकी वजह से जो है वो क्या चेंज ट्राइबल्स के अंदर आया है। सोशल चेंज जो है वो आप जो है वो इसके अंदर डिस्कस करते हो। देन सबसे इम्पॉर्टेंट, द कंसेप्ट ऑफ एथनिसिटी इन ट्राइब्स। ट्राइब्स के अंदर एथनिसिटी का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अगेन आपके पास यहाँ पे जो आपके पास सिंह हैं, आपके पास KS सिंह हैं और आपके पास जो LK मोहपात्रा हैं, इनकी जो स्टडीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि एथनिसिटी को इन लोगों ने जो है, दोनों ने बहुत बखूबी जो है वो समझाया है। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स जो है वो इंडिया के अंदर किस तरह से जो है वो पैदा हुए, ठीक है। अगेन इट इज़ इन दी ट्राइबल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। और इसकी जो है एथनिक कन्फ्लिक्ट की वजह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ट्राइबल कॉन्शियसनेस जो है वो किस तरह से आया है ट्राइब्स के अंदर, ठीक है। और आपके पास अनरेस्ट जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर किस तरह से स्टार्ट हुआ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉलोनियल एंड द पोस्ट कॉलोनियल पास्ट। जो हमारा कॉलोनियल पास्ट है और द पोस्ट कॉलोनियल पास्ट है, उनके पर्सपेक्टिव से जो है वो ट्राइबल अनरेस्ट जो है वो किस तरह से जो है वो शुरू हुआ है। देन ट्राइब्स के अंदर रीजनलिज्म किस तरह से डेवलप हुआ। जैसे रीजनलिज्म पर्टिकुलरली इट विल बी स्टडीड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से ये स्टडी किया जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में आपके पास जो है क्रिश्चियनिटी का जब प्रभाव होता है, जब नागा ट्राइब्स, वैसे नागा ट्राइब जो है वो, अब नागा कोई आपके पास एक ट्राइब नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाओगे बहुत सारी नागा ट्राइब्स आपको मिलेंगी। तो नागा ट्राइब्स के अंदर जो है वो किस तरह से क्रिश्चियनिटी की वजह से उनमें यूनिटी आई और उन्होंने जो है वो एक नागालैंड, जो आपके पास एक ग्रेटर नागालैंड है या फिर आपके पास जो है एक स्टेट की जो है ऑटोनॉमी की डिमांड जो है वो इसके अंदर, उनके अंदर जो है वो किस तरह से बढ़ती है। सिमिलरली बोडोलैंड का किस तरह से रीजनलिज्म जो है वो आपके पास स्टार्ट होता है। उन सारी चीज़ों को जो है वो इसके अंदर पढ़ोगे। अगेन इट विल बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सम ऑफ दी जो आपके पास कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जैसे आपके पास जो है वो एल्विन आ गए, उनके पर्सपेक्टिव से जो है वो पढ़ा जाएगा। देन आपके पास सीडो ट्राइबलिज्म की जो आपके पास प्रॉब्लम है, इट इज़ सीन इन द सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स के अंदर, या फिर आपके पास जो वेस्टर्न ट्राइब्स हैं, आपके महाराष्ट्र, विदर्भ वगैरह की कुछ ट्राइब्स हैं, उनके अंदर जो है वो ये जो सीडो ट्राइबलिज्म की जो प्रॉब्लम है ये जो है वो देखी जा रही है। फिर आपके पास जो है किस तरह से इनके अंदर जो है सोशल चेंज आया है। सोशल चेंज खैर हम पहले ही पढ़ लेते हैं, तो दोबारा से जो है वो पहले ही होलिस्टिकली पढ़ लेते हैं, तो दोबारा से इसको जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुआ है हिंदुज़म का, बुद्धिज़्म का, क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का ट्राइबल के ऊपर, ट्राइबल रिलीजन्स के ऊपर, ठीक है। अगेन आपके पास एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, नाम है मार्टिन ओरॉन, वो जो है वो इस चीज़ को बहुत बखूबी जो है वो दिखाते हैं कि हिंदुज़म जो है वो किस तरह से, हिंदुज़म को SC दुबे ने जो है वो स्टडी किया है, मजूमदार ने स्टडी किया है, ठीक है। आपके पास किस तरह से हिंदुज़म जो है वो आपके पास जो है वो ट्राइबल सोसाइटीज़ के ऊपर उसने किस तरह से ट्राइबल रिलीजन के ऊपर इम्पैक्ट डाला है। फिर उसके बाद बुद्धिज़्म का खैर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि जो रीजनल एक्सटेंट है बुद्धिज़्म का वो काफ़ी आइसोलेटेड है, तिब्बत के अंदर है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी का, खास करके नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जैसे मैंने नागा का केस स्टडी अभी समझाया कि किस तरह से उनमें यूनिटी आई, रीजनलिज्म बढ़ा, तो किस तरह से जो है क्रिश्चियनिटी ने जो है वो ट्राइबल रिलीजन्स को, अगेन आपके पास क्रिश्चियनिटी के चलते 3 जो है वो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इनके पर्सपेक्टिव से जो है वो आगे समझेंगे। वी डू नॉट हैव इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, सो आई विल ट्राई टू सम रश अप द थिंग्स, ओके। देन आपके पास इस्लाम जो है वो उसने जो है किस तरह से जो है वो चीज़ों को
समझाया है। इस्लाम ने जो है किस तरह से जो है वो चीज़ों को इम्पेक्ट किया है। यहाँ पे लीला दुबे जो है वो एक मैट्रिलिनियलिटी का जो कंसेप्ट है केरल की ट्राइब्स के अंदर उसको समझाते हैं। ठीक है, तो लीला दुबे का जो कंसेप्ट है ये अक्सर सवाल पूछा जाता है मैट्रिलिनियलिटी एंड इस्लाम के बारे में। तो आपके पास इस्लाम ने जो है किस तरह से ट्राइबल सोसाइटीज़ को, ट्राइबल रिलीजन्स को जो है वो इम्पेक्ट किया है। इस्लाम अगर देखा जाए, बच्चों का मत जो है वो इसके अंदर बहुत बदलता है। जो इस्लाम जो है देखा जाए अगर, ख़ास करके लीला दुबे की अगर मैं स्टडी की बात करूं, लीला दुबे की स्टडी बहुत प्यारी स्टडी है। उसको जो उन्होंने पेपर लिखा है, आई थिंक द पेपर इट वाज पब्लिश्ड इन द इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पता नहीं मुझे रसाले का नाम याद नहीं है। तो जो उन्होंने पेपर लिखा उसको उन्होंने 10 खंडों के अंदर जो है 10 पार्ट्स के अंदर जो है उन्होंने डिवाइड किया, और 10वें पार्ट के अंदर जो है वो समझाती हैं दैट किस तरह से इस्लाम ने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है ट्राइबल रिलीजन्स को। ठीक है, ख़ास करके जो इस्लाम जो है वो नीचे वाले सदर्न साइड से, सदर्न इंडिया से आया है। तो आपके पास किस तरह से सूफिज़म जो है वो थोड़ी सी आपको जो है वो ख़ास करके जो वीमेन है उनको जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है वो जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद अगेन एथनिक मूवमेंट से ही जो नेशनैलिटी का कंसेप्ट जो है वो ट्राइबल्स के अंदर स्टार्ट हुआ है, ट्राइब एंड द नेशनल स्टेट। और फिर जो है वो नेशन, अलग अलग नेशंस के अलग अलग जो आपके पास स्टेट्स थी उनके साथ वो किस तरह से जो है वो कन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो ट्राइब्स आई। ठीक है, तो आप जो है वो अदर कंट्रीज़ के अंदर जो है वो स्टडीज़ करते हो। अदर कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टडी की जाती है, आपके पास रशिया के अंदर स्टडी की जाती है, आपके पास अमेरिका के अंदर स्टडी की जाती है, आपके पास सदर्न अमेरिकन ट्राइब्स के अंदर स्टडी की जाती है, और इंडिया के अंदर जो है किस तरह से ट्राइब्स का जो नेशनलिज्म है वो जो है वो बना है। तो नेशनलिज्म की स्टडीज़ हैं ये। सो दीज आर ऑल द स्टडीज़ ऑफ द नेशनलिज्म। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास जो लास्ट चीज़ आती है वो ये है, जो लास्ट आपके पास, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। ठीक है, तो आपके पास किस तरह से जो है वो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बदला है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल सो आपके पास जो है वो जो स्टार्टिंग होती है, इट कैन बी डिवाइडेड द हिस्ट्री, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्री कॉलोनियल पीरियड और आपके पास जो है वो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो प्री कॉलोनियल पीरियड के अंदर किस तरह से जो है वो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर्स ने ट्राइबल एरियाज़ के अंदर काम किया, किस तरह से जो है वो उन्होंने कुछ ट्राइब्स को, जो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स हैं, किस तरह से इंडियन मेनलैंड से जो है वो उनको अलग किया। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के अंदर कैसे हमने इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच जो है वो हमने अपनाई है, ट्राइबल पंचशील हम जो है वो लेके आए, और किस तरह से जो है वो हमने छोटे छोटे वो वेलफेयर मेजर्स जो है वो हमने जो है वो लगाने ट्राइबल एरियाज़ के अंदर शुरू किए। फिर उसके बाद ट्राइबल पॉलिसीज़, वैसे यहाँ तक आते आते जनरल जो ट्राइबल पॉलिसीज़ हैं वो आप जो है वो कर लेते हो, सिर्फ तीन चीज़ें जो है वो करनी रह जाती हैं, जो आपके पास 3 पर्सपेक्टिव्स हैं ट्राइबल पॉलिसी के पीछे। तो एक आपके पास जो है वो आपके पास असिमिलेशनिस्ट पर्सपेक्टिव आ जाता है, एक असिमिलेशनिस्ट पर्सपेक्टिव के ठीक विपरीत आपके पास जो है मुजुमदार का जो इंटीग्रेशनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो आ जाता है, और इसके अंदर ही एल्विन जो है वो बाद में इसी के अंदर आ जाते हैं। एक आपके पास जो है आइसोलेशनिस्ट पर्सपेक्टिव आ जाता है, जिसको जवाहरलाल नेहरू जो है और बाकी जो नेशनलिस्ट हैं वो जो है वो खारिज कर देते हैं। इसी के अंदर आपके पास जो पंचवर्षीय योजना जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर शुरू की थी, उसके अंदर कौन कौन से अलग अलग प्लान जो हैं वो आपके पास लगाए गए, और किस तरह से वो प्लान जो है वो आज कल चल रहे हैं, वो प्रोग्राम जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास जो है वो क्या दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम इस सेक्शन के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। देन उसके बाद एक और ट्राइब है, एक और पिछड़े हुए सेक्शन का भी पिछड़ा हुआ सेक्शन है, जिसको हम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं, पीटीजीज कहते हैं। पीटीजीज के अंदर आप डायरेक्टली जो है वो उनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए या फिर उनके अंदर आप अपनी एक्सेस बढ़ाने के लिए आप जो है वो एनजीओज का प्रयोग करते हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का प्रयोग करते हो। तो एनजीओज को किस तरह से जो है वो सरकार प्रोग्राम दे रही है, और एनजीओ जो है वो किस तरह से
ट्राइबल्स के अंदर जो है वो काम कर रहा है। पीटीजीज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके अंदर क्या स्पेशल प्रोग्राम जो है वो सरकार जो है वो उनको मुहैया करवा रही है, क्या स्पेशल प्रोग्राम जो है वो उनके अंदर जो है वो चल रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं और उसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो जो है वो आपके पास इस सेक्शन के अंदर किया जाता है। देन आपके पास द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द ट्राइबल डेवलपमेंट। ट्राइबल डेवलपमेंट में ऑलरेडी आप एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल रहा है ये हम विलेज स्टडीज़ के अंदर ही जो है वो हम देख चुके हैं। उसी का जो है वो एक जनरल रेपिटेशन यहाँ पे रखा गया है। और रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो है वो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल रहता है। अगेन जब विलेज स्टडीज़ की बात कर रहे थे तो मैंने 4 सेक्शन के अंदर जो है वो एवोल्यूशन को समझाया था, और उसी तरह से जो है यहाँ पे भी आपको जो है वो अपने नोट बनाना है कि जो है वो रूरल डेवलपमेंट में किस तरह से जो है ट्राइबल जो आपके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, पहले उन्होंने रूरल ट्रेडिशन को, रूरल स्ट्रक्चर को समझाया, फिर जो है किस तरह से वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं उनको वो समझाना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो किस तरह से उनका जो पैटर्न है रूरल सोसाइटी का वो चेंज हो रहा है, लेबर रिलेशंस किस तरह से चेंज हो रहे हैं उसको समझाया। फिर उसके बाद किस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो आपके पास जो है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो प्रभाव डाल रहा है, उसको जो है वो उन्होंने समझाया। तो बेसिकली इस तरह से सिमिलरली ट्राइबल्स के अंदर भी जो है वो इसी तरह से जो है वो काम हुआ है। एल.के. मोपात्रा का यहाँ पे काम है, के.एस. सिंह का यहाँ पे काम है, एल.पी. विद्यार्थी का यहाँ पे काम है, रॉय बर्मन का काम है, हेमेंड्रॉफ का काम है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट हेमेंड्रॉफ का काम है जब वो निज़ाम के पास थे। ठीक है, आपके पास जो है वो एल्विन का काम भी है इसके अंदर। सो इस तरह से जो है वो आपके पास दिस इज़ द रोल ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी इन द ट्राइबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो आई होप आप देखिए ट्राइबल स्टडीज़ जो है ना ये बाकी जो आपके पास हमने सेक्शंस किए उनसे काफ़ी हटके है। बाकी सेक्शंस के अंदर जनरल बहुत ऑब्जेक्टिव हम चीज़ें पढ़ते हैं कि आपके पास बहुत जो जिसको मैं कह दूं कि थोड़ा सा रट्टा मारने वाला काम भी होता है, उसके अंदर बहुत ऑब्जेक्टिवली चीज़ें पढ़ी जाती हैं। यहाँ पे चीज़ें बहुत एक एक्सप्लेनेटरी वे से जो है वो पढ़ी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द हिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल पॉलिसीज़। कई बार बच्चे को पढ़ते पढ़ते ऐसे लगेगा कि आपके पास जो है ये तो एक जनरल स्टडीज़ वाला टीचर जो है वो पढ़ा रहा है। ठीक है, कि मैं जनरल आपके पास जो हिस्ट्री है ट्राइबल एरियाज़ की, किस तरह से जो ट्राइबल पॉलिसीज़ हैं वो चेंज हुई है, मैं जनरल शब्दों के अंदर जो है वो उनको जो है वो समझाऊँगा। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद एक क्रिटिकल एनालिसिस का पार्ट आता है कि कहाँ पे अलग अलग ट्राइबल्स जो है वो अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो लिखते हैं इसके बारे में कि कहाँ से जो है वो सरकार से जो है वो चूक हुई है, कहाँ से जो है वो सरकार पीछे रह गई। ठीक है, तो वो फील्ड स्टडीज़ करते हैं। ओके, सो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये थोड़ा सा जो है जो ये सेक्शन है ट्राइबल स्टडीज़ का, ये बहुत आप काफ़ी सेक्शन जो है वो जनरल स्टडीज़ के अंदर पढ़ लेते हो, तो बच्चों को कई बार ऐसे लगता है कि जो एक बहुत जनरल चीज़ें हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको अगर सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास जो एक होलिस्टिक पिक्चर है वो क्या है। ठीक है, तो इस सेक्शन को आपको बहुत क्या कह सकते हैं उसको कि बहुत जो है वो एक गाइडेड वे में जो है वो आपको पढ़ना है। जनरल आपके पास बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम एंटी गवर्नमेंट स्टैंड ले सकते हैं। देखिए, एंटी गवर्नमेंट स्टैंड नहीं लेना है आपने सजेशंस देने हैं, और सजेशंस they will be from the perspective of Roy Burman, they will be from the perspective of L.P. Vidyarthi, they will be from the perspective of S.C. Dubey। तो ये लोगों ने ऑलरेडी अपने जो they will be from the perspective of खाखा, वो खाखा के परस्पेक्टिव से होंगे। सो इन लोगों ने, इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ऑलरेडी जो है वो कुछ सजेशन जो है वो दे रखे हैं, ठीक है, सरकार को। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको जो है वो लिखनी होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द होल सेक्शन ऑफ द ट्राइबल स्टडीज़ इट इज़ ऑर्गेनाइज। इस तरह से जो है वो आपका जो है वो इसका ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइबल स्टडीज़ का। अगेन इसके अंदर, इस सिलेबस के अंदर ट्राइबल्स की प्रॉब्लम से लेके ट्राइबल की एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है वो यूपीएससी ने सब कुछ जो है वो कवर करने की इसके अंदर जो है वो कोशिश की गई। आई होप दिस वीडियो इट वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।